Hello students. Today we are starting with food item tea and coffee. Last lecture we have seen alcohol up to alcohol. So tea or coffee, these are the beverages. It is a stimulant, refreshing, relieves fatigue. So टी कॉफ़ी ये जो होते हैं स्टिमुलेंट फूड आइटम्स है जो फटीग रिलीव करते हैं। कैसे? तो कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और टी में जो है टैनिक एसिड होता है। बोथ आर वोलेटाइल ऑयल्स। इनकी वजह से फटीग रिलीव होता है। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक भी है। जो टैनिन होता है, टैनिक एसिड, टैनिन, इट एक्ट्स एज अ एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर। मतलब स्पेशली आयन एब्सॉर्प्शन को ये हैम्पर करता है। तो अगर हम खाना खाने के बाद चाय लेते हैं या कुछ भी खाने के बाद टी लेते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स जो है उसका एब्सॉर्प्शन हैम्पर होता है। तो इट एक्ट्स एज अ एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर। ये चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। टी ऑल्सो कंटेन्स कैफेन, टैनिक एसिड, थियोफाइलिन एंड वोलेटाइल ऑयल। सो इसमें जो है थियोफाइलिन होता है जो कि अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। सो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर्स भी होते हैं टी में जो कि फटीग रिलीव करते हैं और हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। एनर्जी मेनली कम्स फ्रॉम मिल्क एंड शुगर। तो टी एंड कॉफ़ी सोलली इसमें कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन जो भी एनर्जी टी कॉफ़ी से मिलती है वो मिल्क और शुगर से ही मिलती है। एक्सेस ऑफ कॉफ़ी कंजम्पशन इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। तो ये स्टिमुलेंट होता है जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। कॉजेज इंसोम्निया, टैकीकार्डिया, गैस्ट्राइटिस, इंक्रीज इन ब्लड कोलेस्टेरॉल। तो ये सब चीज़ें हैं कि इंसोम्निया, जो ज़्यादा लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उनमें टैकीकार्डिया और इंसोम्निया ये स्पेशली देखा जाता है। पर टी जो है इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो टी कॉफ़ी के बारे में ये हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं और नॉन कार्बोनेटेड जो है वो फ्रूट जूसेस होते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, साइट्रिक एसिड, टारिक एसिड, कलरिंग एजेंट्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रोवाइडेड ओनली एम्प्टी कैलोरीज बट नॉट न्यूट्रिएंट्स। तो ज़्यादातर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो टोटल कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। देन बटर, डेली यूज़ में जो होने वाले फूड आइटम्स हैं, यूज़ होने वाले। सो बटर इज़ रिच इन विटामिन ए, यू शुड नो ऑल दिस। विटामिन ए एंड विटामिन डी इज़ रिच इन बटर। विटामिन ए इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीन विच इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें नील होते हैं। फैट होता है 80 ग्राम्स और 100 ग्राम अगर बटर लेते हैं तो उसमें 80 ग्राम्स जो है फैट होता है। एनर्जी 720 किलो कैलोरीज। इट कंटेंट्स सैचुरेटेड फैट विच इज़ एथेरोजेनिक। तो बटर जो है वो सैचुरेटेड फैट होने की वजह से उसका एक ड्रॉबैक जो है वो एथेरोजेनेसिस होता है। बिकम्स रैंसिड ईजिली, एक्सेस कंजप्शन लीड्स टू डिसलिपिडेमिया। इट्स ऑब्वियस, सैचुरेटेड फैट होने की वजह से डिसलिपिडेमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। घी, इट कंटेन्स 200 माइक्रोग्राम्स ऑफ कैरोटीन पर 100 ग्राम्स। तो ये भी एक विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इज़ नील, फैट 100 ग्राम एब्सोल्यूट फैट होता है जिससे 900 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। इट कंटेन्स सैचुरेटेड फैट्स, अगेन जो घी होता है उसमें सैचुरेटेड फैट होते हैं जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क को डेवलप कर सकते हैं। घी इज़ नॉट एडवाइज इन हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज़, ओबेसिटी। नो अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट। घी जो है काऊ घी भी हो सकता है, बफेलो घी भी हो सकता है, लेकिन काऊ घी जो है और स्पेशली अगर गिर गाय का काऊ घी देखा जाए तो उन पे कई सारे रिसर्चेस भी हो चुके हैं जो कि हाई डेंसिटी लाइपो प्रोटीन्स जो होते हैं एचडीएल उसको कोलेस्टेरॉल को वो बढ़ाते हैं। ऐसे रिसर्चेस भी हो चुके हैं। तो काऊ घी जो स्पेशली वो उतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली अगर एक्सेस क्वांटिटी में या फिर ओबेस पर्सन में अगर इसको कंज्यूम किया जाए तो मात्रा, काल, देश, इन सबको ध्यान में रखकर अगर इसको कंज्यूम करना चाहिए। वरना जो है
जैसे आयुर्वेद के सिद्धांत कहते हैं कि अमात्रावत आहार जो होता है वो विषवत होता है, भले वो अच्छा क्यों ना हो, और मात्रावत लिया हुआ विष भी औषध के समान होता है. सो it is not about the food item, it is about the quantity, it is about the health condition of that individual. अगर वात प्रकृति वाला इंसान है, अगर उसको कार्डियक एलिमेंट है, कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज रह चुका है, तो उसको घी आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से उसको घी दिया जाता है. स्थूलम प्रमेही बलवानी है कि कृशम तथै की परिदुर्बलस्य, ऐसा एक श्लोक है. जो कृश प्रमेही होता है उसको जो है ब्रूहन किया जाता है, उसका स्थूल प्रमेही का कर्षण और कृश प्रमेही का ब्रूहन किया जाता है. तो प्रमेय के इस तरह से दो टाइप होते हैं. उसी तरह से जो हार्ट डिसीज़ भी है उसमें भी आयुर्वेद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का वो अलग होता है कि इसमें कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो है वो वात प्रकोप से, जैसे अगर आपको पता हो जो त्रिमर्म होते हैं शरीर में, त्रिमर्म में एक है हृदय, और त्रिमर्म जो होते हैं तीनों मर्म को किससे ये होता है धोखा होता है, तो वो होता है वात से. इट हैज़ डेंजर्स फ्रॉम वात. सो वात अगर एग्रीवेट होता है तो ये जो त्रिमर्म है उनका उपघात हो सकता है. तो उसमें हार्ट भी एक है. तो हार्ट में अगर ज़्यादा वात बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो सकती है. तो इनको अवॉइड करने के लिए पेशेंट का देश, दोष, काल, दुष्य, ये सब चीज़ें देखकर, प्रकृति देखकर उनमें घी एडवाइज किया जा सकता है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से. रैंडमली नहीं, लेकिन सारी एग्जामिनेशन करने के बाद. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसको सिर्फ क्वांटिटेटिवली नहीं देखना है, इसको क्वालिटेटिवली भी देखना है. सो घी अगर है तो वो मतलब सिर्फ फैटी एसिड है, वो सिर्फ फैटी एसिड है ऐसा नहीं देखना चाहिए. आयुर्वेद में काऊ घी, बफेलो घी दोनों के अलग अलग गुण बताए हुए हैं. तो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड इट कंटेंट्स विटामिन ए. इसके अलावा फैट का कोई एनालिसिस मॉडर्न साइंस में किया जाता नहीं है. सो ये आयुर्वेद के जो शाश्वत सिद्धांत है उनमें ये सब दिया हुआ है. तो इनको आपको स्टडी करना चाहिए, और आपको ये भी देखना चाहिए नेट पे सर्च करके जो काऊ घी पर जो रिसर्चेस हो चुके हैं उनको भी एक बार देखना चाहिए कि ये सच में हार्मफुल है. अगर रैंडमली सबको दिया जाए तो बात अलग है, लेकिन उसको अगर मात्रा और प्रकृति देख कर दिया जाए तो ये यूज़फुल होता है. देन इम्पोर्टेंट टॉपिक, पर बॉइल्ड राइस. पर बॉइल्ड राइस क्या होता है? सो व्हाट इज़ पर बॉइल्ड राइस? पहले हमने जब राइस की क्वालिटीज़ देखी तो वहाँ देखा था कि राइस को जो पॉलिशिंग की जाती है तो इट हैम्पर्स इट्स क्वालिटी, न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है. तो पर बॉइल्ड राइस क्या होता है? पर बॉइल्ड राइस एक राइस को प्रिजर्व करने की एक सिस्टम है जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व हो जाते हैं. पार बॉइलिंग इज़ अ पार्शियल कुकिंग ऑफ राइस इन अ स्टीम. इसमें राइस को पार्शियली स्टीम किया जाता है. तो क्या किया जाता है इसमें एग्जैक्टली? पैडी इज सोक्ड इन हॉट वाटर फॉर 4 आवर्स. 4 घंटे के लिए पैडी जो होता है मतलब उसके हस्क के साथ जो राइस होता है उसको, मतलब पैडी जो होता है उसको 4 घंटे सोक किया जाता है हॉट वाटर में. वाटर देन ड्रेन्ड एंड पैडी इज स्टीम्ड फॉर 10 मिनट्स. तो वाटर ड्रेन करके जो पैडी होता है उसको फिर से 10 मिनट के लिए स्टीम किया जाता है, और उसके बाद उसको ड्राई करके उसको फिर मिलिंग की जाती है, मतलब उसका कवरिंग निकाल दिया जाता है. सो ड्राइड एंड मिल्ड. तो इसका क्या हेल्थ एस्पेक्ट होता है? जो उसके जो कवरिंग होती है, जो ब्रैन होता है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्रैन इम्प्रूव्स, वो जो है वो सोक हो जाते हैं तो राइस में, मतलब उसके अंदर चले जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट जो है इससे प्रिजर्व होते हैं. पार बॉइलिंग प्रिजर्व्स द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्राउन लेयर. जो ब्राउन का लेयर होता है उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो राइस में चले जाते हैं जिससे वो न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व होते हैं, और उसके साथ उसकी कीपिंग क्वालिटी भी बढ़ जाती है एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाता है. टेस्ट थोड़ी सी चेंज होती है इसमें, जिसकी वजह से कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हेल्थ वाइज ये सबसे अच्छा होता है. सो पर बॉइल्ड राइस जो है उसको कंज्यूम करना ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ एस्पेक्ट से, न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से. देन नेक्स्ट है मेज़. मेज़ इज़ अ सीरियल staple diet in Africa and Central Asia.
सो मेज़ जो है, और इंडिया में भी कई पार्ट में मेज़ को खाया जाता है, मक्के की रोटी जो होती है वो खाई जाती है। उसमें जो प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, कार्बोहाइड्रेट का बेटर सोर्स है, फैट जो है वो इनविजिबल फैट होता है। हेल्थ एस्पेक्ट जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोटीन इज़ डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, जो ये एसेंशियल अमीनो एसिड है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, ये इसमें लैकिंग होते हैं। लेकिन इसमें कैरोटेनॉइड्स अच्छे क्वांटिटी में होते हैं। मेज़ का कलर जो होता है वो येलो टू ऑरेंज कलर होता है, जिसकी वजह से इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो कि विटामिन ए के प्रीकर्सर माने जाते हैं। विटामिन ए का ये अच्छा सोर्स माना जाता है। जब भी स्पॉटिंग में मेज़ को रखा जाता है तो उसमें सोर्स पूछा जाता है, तो इसका एक सोर्स विटामिन ए बताना ज़रूरी है। और इसमें लैकिंग क्या है वो याद रखना ज़रूरी है। तो मेज़ इज़ लैकिंग इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, तो ये उसमें लैकिंग होता है। एक्सेसिव कंजम्पशन लीड्स टू पेलाग्रा। पेलाग्रा जो होता है जो एक्सेस ल्यूसिन इन मेज इंटरफियर्स इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफेन इनटू नियासिन। जो बी थ्री विटामिन होता है नियासिन, उसका उसमें जो ट्रिप्टोफेन का कन्वर्जन नियासिन में होना चाहिए वो हैम्पर होता है ल्यूसिन की वजह से। जैसा हमने ज्वार में देखा था, उसमें भी हाई ल्यूसिन कंटेंट होता है, जो कि इसको इंटरफियर करता है ट्रिप्टोफेन को नियासिन में कन्वर्ट करने से। और वैसे ही मेज में तो ट्रिप्टोफेन ही लैकिंग होता है, जिसकी वजह से ये इसमें जो प्रिकर्सर ही नहीं होता, तो B3 के डेफिशिएंसी इसमें होती है, जिसकी वजह से पेलाग्रा डिसीज़ होता है। पेलाग्रा जो है ये विटामिन B3 से डिफिशिएंसी से होने वाला डिसीज़ है, जिसके बारे में हम न्यूट्रिशन चैप्टर में हम देखने वाले डिटेल में, जिसमें 3 डी होते हैं पेलाग्रा में। 3 डीज आर कॉमन: डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। ये उसमें उसका ट्रायड होता है, जिसे आपको याद रखना है कि पेलाग्रा जहाँ पे आता है वहाँ पे 3 डी आपको याद रखना है, जिसमें ये सिम्टम होते हैं: डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफेन इज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 mg ऑफ नियासिन। तो ट्रिप्टोफेन ये नेसेसरी होता है। 60 mg अगर प्रीकर्सर कंज्यूम किया जाए तो 1 मिलीग्राम कहीं पे हमें B3 विटामिन मिलता है। प्रिपरेशन: कॉर्नफ्लेक्स, कस्टर्ड, डिजर्ट्स, रवा, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन इसमें किया जा सकता है। सो मेज़ का एक हेल्थ एस्पेक्टिव ज़रूरी है। ज्वार आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद रागी, इसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, ये किस चीज़ में ज़रूरी होता है, मिल्क में क्या डिफिशिएंट है, क्या उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। एग जो है उसको कंप्लीट फूड क्यों कहा जाता है, रेफरेंस प्रोटीन क्यों कहा जाता है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ये सारे हेल्थ एस्पेक्ट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फूड आइटम्स यहाँ पर, मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो उसको आपको रिवाइज़ करना है। नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसको आपको रेफ़र करना है। स्पेशली वाइवा को जाने से पहले ये ज़रूर रेफ़र करना है। ओके, सो वी आर एंडेड फूड आइटम्स हियर। सो जस्ट रिवाइज इट एंड रिमेंबर, मेमोराइज इट ऑल दीज थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है फूड की, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।